सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इसके साथ आंधी और तेज हवाएं भी चली। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बनना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इसकी वजह से 16 मई को चक्रवाती तूफान के आने की गुंजाइश है। आपको बता दें, इस चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। यह अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है। आज के डीएनएस में हम जानेंगे अम्फान चक्रवात के बारे में, साथ ही जानेंगे कि कैसे पैदा होते हैं ये चक्रवात और इनका नाम कैसे रखा जाता है। अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग में बनने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व भाग में निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे एक बड़े डिप्रेशन का रूप ले लेगा और बाद में एक पूर्ण चक्रवात बन जाएगा। स्काईमेट वेदर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौसमी स्थितियां और वायुमंडलीय स्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। इसीलिए संभावना है कि अगले 24 से 48 घंटों में यह सिस्टम प्रभावी होते हुए डिप्रेशन का रूप ले लेगा। 16 मई की शाम तक दक्षिण मध्य और उससे सटे पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान उभर कर सामने आ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान विकसित होने पर पहले 17 मई को उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के आसार हैं। आने वाले 48 घंटों में इसके बारे में और सटीक अनुमान लग सकेगा कि चक्रवात की दिशा क्या होगी। मौसम विभाग की माने तो ये चक्रवात मानसून के जल्द आने में मददगार साबित होगा। अम्फान चक्रवात इस साल का पहला चक्रवाती तूफान होगा। 16 मई को इस चक्रवात से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। चक्रवात अम्फान के मद्देनजर केरल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात से दक्षिण व मध्य बंगाल की खाड़ी में 15 मई को 55 से 65 किमी प्रति घंटे की गति से और 16 मई को 75 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में देश के कई राज्यों में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें कई जगहों पर बारिश और वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि होने की गुंजाइश है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी ओडिशा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही ज्यादातर तूफान पैदा होते हैं। इन तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास उठने वाले तूफान घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऐसा तूफान है जिसके बीच में काफी कम दबाव का क्षेत्र होता है। चक्रवात के आने के साथ बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब पैदा होता है जब नम हवा ऊपर उठती है। नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी की वजह से हवा की नमी का संघनन होता है और बादल बनते हैं, जिससे बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन आमतौर पर 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। इसकी वजह इन अक्षांशों में इन चक्रवातों के पैदा होने के लिए सही स्थितियां पाया जाना है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर कम दबाव होने के बावजूद कोरियोलिस बल न के बराबर होता है। इसकी वजह से हवाएं वृत्ताकार रूप में नहीं चलती और चक्रवात नहीं बन पाते। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के बाद ये हवाएं पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर स्थल पर पहुंचकर खत्म हो जाती हैं।
आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस बल का असर कम होना चाहिए, ऊपर चलने वाली हवा ना के बराबर हो आदि। चक्रवातों का नामकरण। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है, एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के चलते तूफान को आसानी से पहचाना जा सकता है और बचाव अभियानों में भी मदद मिल सकती है। आमतौर पर किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। हर देश उन 10 नामों की एक सूची तैयार करता है जो उन्हें चक्रवात के नाम के लिए ठीक लगते हैं। शासी निकाय या RSMC हर देश द्वारा सुझाए गए नामों में 8 नामों को चुनता है और इसके अनुसार 8 सूचियां तैयार करता है, जिनमें शासी निकाय द्वारा अनुमोदित नाम शामिल होते हैं। साल 2004 से चक्रवातों को RSMC द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार नामित किया जाता है। एक नजर डालते हैं चक्रवातों का नाम रखने का सिलसिला कब शुरू हुआ। 1900 के मध्य में समुद्री चक्रवाती तूफान का नाम रखने की शुरुआत हुई। नाम रखने का मकसद तूफान से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को समय रहते आगाह करना और सरकार और लोगों द्वारा तूफान आने पर बेहतर प्रबंधन और तैयारियों का मौका देना था। लेकिन इस दौर में नामकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं थी। जानकारों के मुताबिक नामकरण की विधिवत प्रक्रिया बन जाने के बाद से ये ध्यान रखा जाता है कि चक्रवाती तूफानों का नाम आसान और याद रखने लायक होना चाहिए। 1950 के मध्य में नामकरण के क्रम को और भी क्रमवार ढंग से रखने के मकसद से अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया। 1953 में मायामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता आ रहा है। WMO जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। पहले उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था, क्योंकि ऐसा करना विवादास्पद काम था। इसकी वजह ये थी कि इस क्षेत्र में अलग धर्म और जातियों के लोग थे, इसीलिए किसी एक के मुताबिक नाम रखना दिक्कत पैदा कर सकता था।